दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का महासमर चल रहा है, लोकसभा चुनाव का मेला चल रहा है, लोकसभा चुनाव का उत्सव इस समय पूरे उफान पर है। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो अपने सर्वे बता रहे हैं, अपने आंकड़े बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लोगों की भी जिज्ञासा है, लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। हरियाणा के अंदर, खासकर हरियाणा की बात करने चला हूँ आपसे, कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं उन पर क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, कौन सी सीट पर क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, कौन सी सीट पर कौन सा समीकरण बन रहा है, कौन सी सीट पर कास्ट वाइज क्या स्थिति रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस कौन सा हरियाणा में खेल कर सकते हैं, ये तमाम लोगों के बीच में सवाल भी हैं, लोग जानना भी चाहते हैं। और इस समय मैं आपको बताऊं कि चाहे पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले लोग हों और या फिर एक हमेशा नाम चलता है, जब भी राजनीतिक खेल होता है तो एक आंकड़ा आया करता है सट्टा बाजार का भी। हालांकि सट्टे को किसी भी तरीके से वाजिब सही नहीं माना जा सकता, लेकिन चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, तमाम लोग देखते हैं उस तरफ भी कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है भैया। कोई फलौदी के सट्टा बाजार की बात करता है, कोई भिवानी के सट्टा बाजार की बात करता है, कोई कहीं की करता है, कोई कहीं की करता है। खैर, मैं आपसे जो बात करूँगा वो करूँगा जो लोगों की आवाज़ आ रही है, जो लोग कह रहे हैं, चाहे वो दबे स्वर में कह रहे हैं, चाहे वो खुलकर कह रहे हैं। अगर मैं आपसे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के बारे में आपसे सीधे सीधे बात करूं तो हरियाणा की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी अब की बार 10 सीटें तो नहीं जीतने जा रही। इसको तो आप लिख कर रख लें कि हरियाणा में बीजेपी अब की बार 10 सीटें नहीं जीतने जा रही। अब बड़ा सवाल आएगा कि बीजेपी आखिर कितनी सीटें जीतने जा रही है, कांग्रेस क्या करने जा रही है, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही कह रहा था। और इस पर लोगों की नज़र भी है, लोग जानना भी चाहते हैं, लोगों की जिज्ञासा भी है। अगर कोई अंबाला लोकसभा में रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि पता लग जाए फरीदाबाद में क्या हो रहा है। अगर कोई गुरुग्राम में रहता है तो उसकी इच्छा है वो जान ले कि करनाल में क्या हो रहा है। रोहतक में रहने वालों को खासकर सिरसा लोकसभा की तरफ बड़ा ध्यान है कि वहाँ क्या होगा। तो मतलब तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं और चाहे वो राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, कि आखिर क्या होगा। चुनाव जब चलते हैं तो एक बात और चला करती है कि किसकी हवा चलेगी और किसकी हवा निकलेगी। जिसकी हवा चलती है वो वहां पहुंच जाता है और जिसकी हवा निकलती है वो यहां आ जाता है। आप इसे कुछ यूं मान लें, फेर हवा का है, किसी की चल रही है, किसी की निकल रही है। तो अब हवा चल क्या रही है आखिर। मैंने आपके अपने कई वीडियोस में बताया कि हरियाणा की स्थिति कुछ ऐसी है, हरियाणा में ये हो सकता है। मेरे कुछ मित्रों से बात हो रही थी कल भी, उसका जो निचोड़ निकलकर सामने आया वो लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर, आपको सीट वार तो आगे बताऊंगा, पहले ये बता दूं, वो कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर या तो कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है मिनिमम, कम से कम जो कहते हैं कि 2 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, तो उस स्थिति में बीजेपी को 8 मिलेंगी। और या वो कह रहे थे कि बीजेपी 9 सीट हार सकती है, भारतीय जनता पार्टी 9 तक भी जा सकती है, 2004 दोहराया जा सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि 2004 का चुनाव और 2024 का चुनाव 2 दशक का फर्क तो है, पर कई मामलों में इस चुनाव के अंदर एक समानता है। एक समानता तो ये वाली है कि 2004 का चुनाव लड़ा गया था इंडिया शाइनिंग के नारे पर। इंडिया इज शाइनिंग, भारत चमक रहा है। जिस प्रकार से आज ये दरबारी मीडिया के अंदर आप तमाम सर्वे देखते हैं तो उसके अंदर आता है कि खैर भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश बढ़ाए रखने के लिए वो हमेशा ये कहा करते हैं कि हम इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। मैंने आपसे 2004 का जिक्र किया था। अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि 2004 का विधानसभा चुनाव था, पलवल जिले से है, हम आप जानते ही हैं। पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरोधी लहर थी। 2004 का वो विधानसभा चुनाव चल रहा था। इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे सुभाष कत्याल, करण सिंह दलाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे।
मतदान जब चल रहा था, अभी लगभग घड़ी की सुइयां 3 बजे तक पहुंची थी और वोटिंग 5 बजे तक होनी थी, तो सुभाष कत्याल के एक समर्थक थे, उन्होंने कई बूथों पर लड्डू बंटवाने शुरू कर दिए। मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या है, माजरा क्या है, अभी तो मतदान चल रहा है, वोटिंग हो रही है, आप लड्डू बांटने लगे। तो मुझे उन्होंने कान में कहा कि भैया लोगों का उत्साह बढ़ाए रखने के लिए, हम इसलिए कि हम फलां बूथ पे जीत रहे हैं, हम फलां बूथ पे जीत रहे हैं, हम इस बूथ पे जीत रहे हैं। अगर 103 नंबर बूथ पे हैं तो बोल दिया 204 पे जीत रहे हैं, 203 पे हैं तो बोल दिया 99 पे जीत रहे हैं, और तमाम जगह लड्डू बंटने शुरू हो गए। चुनाव परिणाम आया तो करण सिंह दलाल की वो सबसे बड़ी जीत थी। खैर, अब 2024 है, मैं आपको कह रहा था कि 2004 और 2024 के अंदर कई समानताएं हैं। इंडिया शाइनिंग कर रहा था, दरबारी मीडिया उस समय कह रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, पूरे बहुमत से बन रही है, 335 सीट आ रही हैं। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जो उससे पहला चुनाव हुआ था 1999 का, जब माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे, हरियाणा के अंदर बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन था, 5-5 सीटों पर दोनों चुनाव लड़े थे, 10 के 10 सांसद बने थे उस समय गठबंधन के। 10 के 10 सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी और ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टियों का गठबंधन था, दोनों के 5-5 सांसद जीत गए थे। चर्चाएं कुछ ऐसी थी कि 2004 भी दोहराया जाएगा, और जब परिणाम आया तो हरियाणा के अंदर 10 में से 9 सीट कांग्रेस जीत गई और एक मात्र बीजेपी जीत पाई, और 2009 में तो 10 की 10 कांग्रेस जीत गई। खैर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2004 और 2004 के अंदर भी यही माहौल था। तमाम देश के अंदर एक बात थी कि भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है, और अब भी जो 2024 में है, आप किसी से पूछ लें, दरबारी मीडिया में चले जाएं या आप कहीं बात कर लें, लोग कहते हैं बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो ये है कि मतदाता खामोश है। जमीनी हकीकत ये है कि मतदाता उदासीन है। मोदी के प्रति गुस्सा तो नहीं दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा। मैं केवल हरियाणा को अगर छोड़ दूं या थोड़ा सा पंजाब को छोड़ दूं, 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर गुस्सा मोदी जी के लिए भी है। हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन को लेकर के यहां धमक बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपको गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उदासीनता दिखाई दे रही है। मतदाता उदासीन है, वोटर वोट डालने नहीं जा रहा। कल मेरी एक बात हो रही थी, अलीगढ़ जिले के अंदर, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है और वहां राजपूत समाज का गांव है। उस समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वो हमारे हरियाणा पुलिस के अधिकारी रहे हैं। कल सैर पे मिल गए तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मतदाता उदासीन थे, हमारे राजपूत समाज में नाराज़गी थी, निराशा थी, इसलिए कह रहे थे कि हमने वोट ही नहीं किया। बता रहे थे कि 2700 वोट उनके गांव में है, लेकिन जो पोलिंग हुई लगभग 1150 के आसपास केवल हुई। तो ये मतदाताओं की उदासीनता है, और मतदाताओं की उदासीनता जो है, इसलिए मैं कह रहा था, जब मतदाता खामोश होता है तो पता नहीं चलता कि हवा निकलेगी या हवा चलेगी, किसकी हवा चल रही है, किसकी निकल रही है, नेता समझ नहीं पाते, जनता अपना काम कर देती है, मतदाता अपना काम कर जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, और मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि जैसे 2 सीटें या तो कांग्रेस जीतने जा रही है, और या 9 सीटें बीजेपी हार ना जाए कहीं। मतलब अगर 2 सीट कांग्रेस जीत रही है तो फिर 8 बीजेपी की हो गई। हालांकि भाजपा के नेता तो कहते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे, और मैंने आपको बोल दिया कि 10 का आंकड़ा तो छुआ ही नहीं जाएगा। और कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कहते हैं, वो कहते हैं कम से कम 7-8 सीट तो कांग्रेस निकाल ही रही है। और मैंने आपको बताया, आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि कहाँ क्या हो सकता है और स्थिति क्या है। हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे सेफ सीट है, वो आज करनाल मानी जा रही है। वहां कहा जा रहा है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि इससे भी विरोधाभास हो सकता है। मैं एक चैनल पर एक दिन सुन रहा था, हमारे हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं के बी पंडित, वो कह रहे थे कि दूर बैठे लोगों को क्या पता करनाल में क्या हो रहा है। बात तो ठीक है, दूर बैठे लोगों को तो पता नहीं होता, लेकिन जो हवाएं कह रही हैं, राजनीति के अंदर हवाओं का बड़ा गेम होता है। चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि जिसकी हवा चल गई वो निकल गया, और जिसकी हवा निकल गई वो बैठ गया। तो राजनीति के अंदर हवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और करनाल के लिए मैं जो आपको बता रहा हूं कि करनाल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है
जिसके लिए कि ये माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनके लिए सबसे सेफ सीट है। कांटे भी कई बोए गए। नया नवेला प्रत्याशी है कांग्रेस का बुद्धि राजा, टिकट मिलते ही कभी पीओ हुआ, कभी गुड़गांवा कोर्ट, कभी पंचकुला कोर्ट, ये तमाम चक्कर लगते रहे। और वो शेर का बच्चा चुनाव प्रचार में लग तो गया है अपने, लेकिन लगा जरूर कि कांटे जो बोए गए। मराठा साहब भी वहाँ मैदान में है, लेकिन फिर भी जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए करनाल सबसे सेफ। अब अगर कांग्रेस की बात आती है कि कांग्रेस की 2 सेफ सीट कौन सी हैं, आप कहेंगे कि रोहतक सबसे पहले नंबर पर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जो सबसे सेफ सीटें हैं वो सिरसा और सोनीपत हैं। सिरसा लोकसभा कुमारी सैलजा इस समय बहुत आगे निकल चुकी है, जो वहाँ की हवाएं बता रही हैं चुनाव प्रचार के हिसाब से। और अगर वो सट्टा बाजार वाला कह दूं तो वो भी, उनका भी जो रेट है उन्होंने भी ऐसा दे रखा कि जैसे जीत रही हैं वो। सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, मेरी कल जींद बात हो रही थी, जुलाना बात हो रही थी, गोहाना बात हुई और सोनीपत सिटी बात हुई। सोनीपत के लिए कहा जा रहा है कि पिछला जो चुनाव था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस चुनाव के अंदर सोनीपत जो लोकसभा से हारे थे लगभग 1,70,000 वोट के आसपास, उनमें से 1,50,000 1,40,000 के आसपास की अकेली लीड जींद जिले की थी, जिसमें 3 हल्के जींद, सफीदो और उचाना। अब ये कहा जा रहा है कि सफीदो बड़े मार्जिन से कांग्रेस सतपाल ब्रह्मचारी आ गए हैं और जुलाना बड़े मार्जिन से सतपाल ब्रह्मचारी आ गए हैं। जींद जो विधानसभा है जहाँ से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा विधायक हैं, सिटी शहरी सीट है, पंजाबी सैनी ये मतदाता बहुत हैं, वो वहाँ बताया जा रहा है कि मोहनलाल बड़ौली आ गए हैं अभी। सोनीपत सिटी के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डेंट लग सकता है सतपाल ब्रह्मचारी को, और थोड़ा सा गोहाना में कहा जा रहा है। बाकी सीटों पर, यानी कि 6 सीटों पर वहाँ कंफर्टेबल कंडीशन में है सतपाल ब्रह्मचारी। बात रोहतक की करूं तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक कोसली विधानसभा क्षेत्र ऐसी थी जिसने दीपेंद्र हुड्डा जी को दिन में तारे दिखा दिए थे। जो मैं आपसे अब कह रहा हूं कि रोहतक को लेकर के, इसलिए हालांकि रोहतक के लिए लोग ये कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा वोट से दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह देते हैं कि अभी भी अगर वहाँ पर जाट बनाम गैर जाट का ही चुनाव तुल पड़ा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी अब भी। हालांकि इस समय नॉन जाट जो मतदाता हैं, जिसके अंदर पंजाबी मतदाता भी, ब्राह्मण मतदाता भी, ये कुछ मोल्ड होता दिखाई दे रहा है, यादव मतदाता भी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस प्रकार से बिसात बिछाई है लोकसभा चुनाव से पहले ही, उससे उन्होंने काफ़ी हद तक सीट सेफ की है और 99% यही कहा। अब मैं वापस आ रहा हूँ आपसे 2 और 9 वाली बात पे। 2 मैंने आपको बता दिया कि सोनीपत और सिरसा। अब जो 9 वाली बात चल रही है उस पर कंफर्टेबल कंडीशन तो दीपेंद्र हुड्डा की मानी जा रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जो हो गया था, जो लगभग 7,500 वोट से 7,500 वोट से लगभग जो हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा, उसको लेकर कभी कभी संशय, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबल कंडीशन मानी जा रही है दीपेंद्र हुड्डा के, रोड शो जो हो रहे हैं उस सब में अच्छा माना जा रहा है, लेकिन 2 वाली कंडीशन आपको बता दी कि 2 कांग्रेस के लिए बिल्कुल सेफर जोन और 1 बीजेपी वाला बता दिया आपको। अब जो 7 सीटों पर हम बता रहे हैं आपको कि 8 आ सकती है बीजेपी या फिर 9 हो सकती है कांग्रेस, तो पहली सीट रोहतक इसलिए आपको अंदाजा तो ऐसा लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा संशय यहाँ रह जाता है क्योंकि पिछला चुनाव ने वो संशय डाला था। अगली लोकसभा की सीट आपसे बात करूं तो अंबाला की बात कर लेते हैं। बंतो कटारिया और वहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वरुण चौधरी, बहुत सशक्त मुकाबला कहा जा रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बंतो कटारिया कंफर्टेबल हैं बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई इशू ही नहीं है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लगभग 1.5 लाख वोट के आसपास वरुण मुलाना आगे चल रहे हैं। एक नज़ारा बड़ा गजब था आज वहाँ का। एक सोशल मीडिया पोस्ट में देख रहा था कि वरुण चौधरी पहुँच गए थे अनिल विज जी के एक कार्यालय पर, चित्रा सरवारा भी साथ थी। अंबाला लोकसभा सीट वैसे तो आरएसएस बीजेपी की फेवर की रही है, लेकिन कांग्रेस भी वहाँ कमाल करती रही है खूब।
और इस चुनाव के अंदर ये चुनाव जो 2024 का चुनाव है, ये कई मायनों में अलग चुनाव होने जा रहा है। इसलिए अगर अंबाला के अंदर अगर एक कैंडिडेट की हवा निकलेगी, वो हवा बंतो कटारिया की निकलती है या वो हवा निकलती है वरुण मुलाना की। वैसे मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो हवा निकलने की बात हुआ करती है वो सत्ता पक्ष की हुआ करती है, और सत्ता पक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी है, बंतो कटारिया है। एक बात बड़ा क्लियर आपको बता दूं कि बंतो कटारिया जी को वहां पर अंबाला लोकसभा के अंदर किसी भी रूप से कोई भी सहानुभूति लहर का फायदा नहीं मिल रहा, ना कोई सहानुभूति लहर है। रतनलाल कटारिया जी का जो निधन हुआ उसके बाद वो लगभग 1 साल से करीब वो सीट खाली पड़ी रही, और जब आम चुनाव घोषित हुआ तो बंतो कटारिया को उतारा गया। लोगों के अंदर एक बात जरूर है कि बीजेपी को यहाँ संशय था, इसलिए उपचुनाव नहीं करवाया था। अगर हवा चली तो फिर वरुण मुलाना, और हवा निकली तो फिर बंतो कटारिया। अगली लोकसभा सीट की आपसे बात करूं तो आपसे गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। जब राज बब्बर कैंडिडेट आए थे तो लोगों ने कहा था बड़े कमजोर कैंडिडेट है, ये बात चल पड़ी थी कि कोई ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ होगा नहीं। लेकिन आज हवाएं कह रही हैं कि राज बब्बर मजबूत चुनौती दे रहे हैं राव इंदरजीत सिंह को। गुरुग्राम के लिए जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे, एक साइड उनके पास जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, नूह, पुनाना, फिरोजपुर, झरका, और तीसरा अगर मैं उसमें गिन लूँ थोड़ा सा सोहना, तो इन 4 विधानसभा सीटों पर बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में अच्छी लीड ले लेंगे राज बब्बर। गुरुग्राम के लिए कहा जा रहा है कि पंजाबी मतदाता बड़ी संख्या में राज बब्बर की तरफ घूम रहा है, बड़ी संख्या में पंजाबी मतदाता राज बब्बर की तरफ आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीसीए के अंदर राज बब्बर की से बढ़ रही है, एससी मतदाता साथ है। इस कंडीशन में अगर ये सब कुछ हो गया, ये वाला सारा काम, वैसे तो राव इंदरजीत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इधर अगर ये हुआ तो फिर राज बब्बर की तरफ से बड़ी चुनौती हो जाएगी। ये हुआ तो फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ 9 या 2, तो फिर 9 वाली कंडीशन गुरुग्राम की भी हो जाएगी। राज बब्बर राव इंदरजीत सिंह की हवा निकाल सकते हैं। अगली लोकसभा की आपसे बात करता हूँ भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए जब राव दान सिंह को टिकट मिला और पहले 2 दिन जब किरण चौधरी की नाराजगी थी, तो एक बात चली थी कि जाट मतदाता जो हैं वो अहीर कैंडिडेट को की तरफ आसानी से मुड़ते नहीं। 4 विधानसभा सीट इसके अंदर अहीरवाल की हैं, और 4 विधानसभा सीट के अंदर कंफर्टेबल कंडीशन में कंफर्टेबल जीत की तरफ राव दान सिंह अग्रसर है पूरी तरह से। दोस्तों कुछ दिन बाद ही विधानसभा का चुनाव है। अगर ये संकट जो चल रहा है, ये संकट ना रहा, ये संकट टल गया, तो भी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। और अगर ये संकट रहा तो हो सकता है जून के बाद फिर हरियाणा की जनता फिर चुनाव की तरफ चल पड़े साथ साथ ही 2-3 महीने में। तो इसलिए चुनाव नज़दीक है, और विधानसभा चुनाव हरियाणा की लोकसभा को प्रभावित कर रहा है। आप ये मानकर चलिएगा, पहले कहा जाता था कि लोकसभा चुनाव विधानसभा को प्रभावित करेगा, लेकिन विधानसभा को लेकर के लोगों का जो मन बन रहा है उससे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगर जाट मतदाता राव दान सिंह की तरफ मुड़ गए, ये टिकटें डिक्लेयर होने से पहले का आपको एक वाकया बताता हूँ। एक बड़े अधिकारी हैं भिवानी के अंदर, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि राव दान सिंह अगर कैंडिडेट हुए तो चौधरी धर्मवीर को चुनाव हरा देंगे। और उन्होंने कहा था किरण चौधरी या श्रुति चौधरी हुई तो मुकाबला होगा, लेकिन वो भी मजबूत रहेंगी। मैंने बात ये पहले वीडियोज़ में भी कही है और आज फिर आपको भी बहुत दोहरा रहा हूँ। वो हो गया जो वो बता रहे थे, और राव दान सिंह कैंडिडेट हो गए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे राव दान सिंह कांग्रेस की नौ करने में एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं। अगली लोकसभा की आपसे बात करता हूं। अगली लोकसभा की बात आपसे कर लेते हैं, तो फिर हम आपसे बात करते हैं। आपसे करनाल की बात कर ली, भिवानी की कर ली। अगली लोकसभा की बात आपसे करते हैं हम, वो आती है फरीदाबाद लोकसभा। फरीदाबाद लोकसभा में इस समय कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह में सशक्त मुकाबला माना जा रहा है, गंभीर मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर जी के जो समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं 10 लाख पार, 10 लाख वोट से जीतेंगे, तो दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप भी अपने खूब उत्साह के अंदर है, खूब जोश में है। महेंद्र प्रताप के समर्थक भी पूरे जोश में हैं।
कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक जहां दावा करते हैं कि 9 की 9 विधानसभाओं में आगे रहेंगे, तो महेंद्र प्रताप के समर्थक अपना अलग दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 9 की 9 विधानसभाओं में हम आगे रहेंगे। दोस्तों, एक कंडीशन अब की बार फरीदाबाद लोकसभा में चेंज है। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, इन दोनों चुनावों के अंदर एक स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कांग्रेस के हों, चाहे वो INLD के हों, चाहे वो दूसरी पार्टियों के लोग हों, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में दिखते थे, पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे, दोनों तरीके से। लेकिन ये वाला चुनाव ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कई जगह से ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जैसे वो पर्दे के पीछे महेंद्र प्रताप जी की मदद कर रहे हैं। उनमें कई बड़े नेताओं के नाम भी आते हैं, विधायक, पूर्व विधायक, इस टाइप की श्रेणी के भी, और वो कई तो उजागर नाम है और कई नाम छुपे हुए हैं। फरीदाबाद को लेकर के भी बड़ा लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। दावा दोनों कर रहे हैं। कृष्णपाल जी का दावा है कि पत्थर की लकीर है, लिख कर रख लो, चुनाव जीतेंगे। और महेंद्र प्रताप कहते हैं कि उनका घमंड बोलता है, चुनाव हम जीतेंगे। अब वही फरीदाबाद के लिए मैं आपसे कहूँगा कि एक साइड की हवा निकलेगी और एक साइड की हवा चलेगी। अब फरीदाबाद में किसकी हवा निकलती है? कृष्णपाल गुर्जर की हवा निकलती है या महेंद्र प्रताप की हवा चलती है? एक ही बात है, मैंने आपसे शुरू से कहा है, अगर हवा निकली तो दिक्कत कृष्णपाल जी के लिए, और हवा चली तो फिर महेंद्र प्रताप, वो जो मैंने आपको कहा था 9 हो सकती हैं, उसके अंदर एक कड़ी हो सकते हैं। ये है हरियाणा का सत्ता समीकरण। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करना जरूरी है। इंडिया गठबंधन के तहत एक ही सीट है जो पास में है आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर निकलते ही जय बजरंगबली का नारा लगाया अरविंद केजरीवाल ने। बजरंगबली के भक्त बताते हैं खुद को। अब आपको मैं कुरुक्षेत्र के लिए बात बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मीडिया से जुड़े हुए एक नेता से मेरी बात हो रही थी कल, तो वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि जैसे नवीन जिंदल चुनाव ही नहीं लड़ रहे, ऐसा लगता है कि जैसे उनको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे नवीन जिंदल को ज़बरदस्ती एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र का सिनेरियो ऐसा है कि वहाँ पर चुनाव अभय सिंह चौटाला भी लड़ रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, और अभय सिंह चौटाला के पक्ष में तमाम किसान संगठन नेता, गुरनाम चढ़ूनी आ गए उनके साथ में अकाली दल के लोग पंजाब से आ गए अभय सिंह चौटाला के समर्थन में। अभय सिंह चौटाला के समर्थन में जो विधायक साहब हैं, खरखड़ा साहब, वो विधायक साहब है बलराज कुंडू, वो उनके साथ लग गए। कई सारे नाम चल रहे हैं, और इस सब के बीच में दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि नोट कर लो, अभय सिंह चौटाला 1 लाख वोट क्रॉस नहीं करेंगे। 2 बात मैंने आपको बता दी। एक तो बता दी बीजेपी की कि बड़े नेता बता रहे थे कि ऐसा लगता है नवीन जिंदल को जैसे धक्के से चुनाव लड़वाया जा रहा है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला के भतीजे दुष्यंत चौटाला है तो खिलाफ, लेकिन वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आप मान लें कि जरूर फायदा भी मिलेगा सुशील गुप्ता को। अब सुशील गुप्ता कितनी बड़ी चुनौती बनते हैं, कितना आगे निकलेंगे, नज़र इस पर रहेगी। अगर सुशील गुप्ता आगे हुए तो फिर जो मैंने आपको कहा 9, तो एक कड़ी आप सुशील गुप्ता को जोड़ लीजिए। अगली लोकसभा की बात कर लूँ मैं आपसे, हिसार की बात करते हैं। रणजीत सिंह चौटाला आज गए थे एक गांव में, तो उनको आज भी किसानों ने काले झंडे दिखा दिए, घुसने नहीं दिया। रणजीत सिंह चौटाला अपनी सीट छोड़ करके कुछ मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रोहतक में अरविंद शर्मा जीतेगा, अपनी बात नहीं कर रहे थे, रोहतक चले गए थे। जेपी जिस प्रकार से लगे हुए हैं, जेपी के साथ में अगर वहाँ का जो कुछ पिछड़ा वर्ग का मतदाता, कुछ पंजाबी मतदाता, कुछ दलित मतदाता अगर ढंग से लग गया जेपी मत की तरफ, आप ये मानकर चलें कि आज आपने देखा होगा तो नैना चौटाला गई थी, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ। विरोध वो प्रायोजित था या विरोध लोग कर रहे थे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन विरोध हुआ और रोज हो रहा है, डेली की बातें आ रही हैं। सुनैना चौटाला और मैदान में है वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो कुछ ऐसा कह रही है कि जैसे जेपी का ग्राफ उठ रहा है। अगर रणजीत सिंह चौटाला की स्थिति यही रही जो आज चल रही है, मैंने अपने एक वीडियो में आपको हमने एक इंटरव्यू किया था, आप इसमें देखिए, हमने कहा था कि रणजीत सिंह चौटाला आगे हैं, लेकिन जिन विधानसभा सीटों में जेपी आगे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताता हूं कि दुष्यंत चौटाला ने
कुलदीप बिश्नोई को चुनाव हरा दिया था। और वो चुनाव कुछ ऐसा था कि 3 विधानसभा सीटों पर, मात्र 3 विधानसभा सीटों पर दुष्यंत चौटाला आगे थे, 6 पर कुलदीप बिश्नोई आगे थे, लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन था कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को पटखनी दे दी थी। आज भी वही स्थिति है कि उचाना, उकलाना और नारनौंद यहाँ पर कांग्रेस का बड़ा टेम्पो बन रहा है। और अगर ऐसा ही चला तो फिर, क्योंकि हिसार से ठीक है कि बहुत आगे हो सकते हैं रंजीत चौटाला, हो सकता है कि आदमपुर में भी आगे हों, लेकिन ये 3 विधानसभा सीटें कहीं उनको कवर ना कर जाएं। एक आपको मैंने उदाहरण दिया था रोहतक का पहले ही, कि पिछले चुनाव के अंदर दीपेंद्र खूब कंफर्टेबल थे, लेकिन उनको कोसली हल्के ने ऐसा हिला दिया था कि चुनाव हार गए थे। और हिसार की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि जिस प्रकार से रोज विरोध सामने आ रहा है रणजीत सिंह चौटाला का, हालांकि मनोहर लाल तो कहते हैं कि विरोध से वोट बढ़ेंगी, लेकिन अब वो विरोध वोट बढ़ाएगा और या विरोध साफ करेगा, हवा का रुख यहाँ भी देखा जाएगा। उन 9 के अंदर एक सीट हिसार की भी होगी। आपको क्या लगता है, हमने जो बताया, क्या कुछ इस प्रकार के हालात बन सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत लेगी या 8 जीत लेगी या क्या होगा, और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।